ए बेकर फ्रॉम गोवा। गोवा के डबल रोटी बनाने वालों की पैदा के रूप में पहचान। पुराने पुर्तगाली समय में गोवा के मनुष्य पावरोटी खाते थे। अब ये पावरोटी अदृश्य हो गई हैं, परंतु उनके बनाने वाले अब भी वहाँ पर हैं। भट्ठियाँ भी अब भी वहाँ पर हैं। पारंपरिक डबल रोटी बनाने वालों की बांस द्वारा उत्पन्न आवाज अब भी सुनी जा सकती है। परिवार का कोई एक सदस्य अब भी ये व्यवसाय चलाता है। आज भी गोवा में इन बेकरों को पैडर के रूप में जाना जाता है। बेकर का आना। बेकर लेखक का मित्र और मार्गदर्शक होता था। वह दिन में 2 बार आया करता था। लेखक और दूसरों को उसके बांस की आवाज जगा दिया करती थी। लेखक डबल रोटी रूपी बैंगल्स के लिए उसके पास दौड़ा करता था। नौकरानियां पावरोटी खरीदा करती थीं और उन्हें घर में अंदर ले जाती थीं। पावरोटी का बांटना बेकर अपने बांस के डंडे से झग झंग की आवाज के साथ आता था। एक हाथ उसके सिर पर रखी टोकरी को सहारा देता था, दूसरा जमीन पर बांस को फटकाता था। बांस पर बेकर टोकरी को रखता था। लेखक और दूसरे उसकी टोकरी में झांक कर देखते। वे गर्म चाय के साथ पावरोटी खाते थे। वे अपने दांतों को ब्रश नहीं करते थे। डबल रोटी का महत्व सभी अवसरों के लिए बेकर काफी महत्वशाली था। शादी के उपहार बिना मीठी डबल रोटी के, जिसे बोल कहते थे, निरर्थक थे। सैंडविच, केक और बोलिनहस डबल रोटी के साथ बनाए जाते थे। बेकर का पहनावा भूतकाल के बेकर या डबल रोटी बेचने वाले की एक खास पोशाक होती थी। इसे कबाई कहा जाता था। यह एक ही टुकड़े का लंबा फ्रॉक होता था। यह घुटनों तक आता था। यह आजकल की आधी पैंट की तरह से होता है। बेकर का एक खुश परिवार। बेकर प्रायः अपने पैसे महीने के अंत में लेता था। पुराने दिनों में बेकिंग का व्यवसाय ना वाला होता था। बेकर और उसके परिवार कभी भूख से नहीं मरते थे। उनके मोटे शरीर दिखाते थे कि वे खुश थे और निर्धन नहीं थे। 2. कुर्ग। कुर्ग एक स्वर्गिक स्थान कुर्ग तटीय शहर मंगलौर और मैसूर के बीच में पड़ता है। यह स्वर्ग जैसा बहुत सुंदर स्थान है। यह अवश्य ही भगवान की राजधानी से आया होगा। बहादुर मनुष्य, सुंदर महिलाएं और जंगली जानवर प्राणी इसमें रहते हैं। कुर्ग का मौसम व पर्यावरण। कुर्ग या कोडागु कर्नाटक का सबसे छोटा जिला है। इसमें हमेशा हरे भरे रहने वाले जंगल, मसाले और कॉफी के बाग हैं। इसमें सितंबर और मार्च के बीच में काफी यात्री आते हैं। तब मौसम बहुत अच्छा होता है। हवा में कॉफी की खुशबू होती है। कुर्ग के व्यक्ति, उनकी उत्पत्ति आदि। कुर्ग के व्यक्तियों की उत्पत्ति मिस्र या अरबी है। एक कहानी है कि अलेक्जेंडर की फौज का एक भाग यहाँ बस गया था। इसकी वापसी असंभव हो गई थी। इन आदमियों ने स्थानीय व्यक्तियों में शादी की। यह संस्कृति उनकी बहादुरी के रीति रिवाजों, शादी और धार्मिक कार्यक्रमों में दिखती है। अरब उत्पत्ति कोडवा द्वारा पहने गए लंबे और काले कोट में दिखती है। इसे कुपिया कहा जाता है। यह अरबी और कुडू द्वारा पहनी जाने वाली कुफिया की तरह से होती है। कुर्ग और इसके व्यक्ति कुर्गी घरों में आदर सत्कार का रिवाज है। उन लोगों की काफी बहादुरी की गाथाएं हैं। भारतीय सेना में कुर्ग रेजिमेंट सबसे अधिक सम्मानितों में से एक है। पहला आर्मी चीफ जनरल करियप्पा कुर्गी था। आज भी भारत में कोडवा ही अकेले व्यक्ति हैं जिन्हें बिना लाइसेंस के हथियार रखने की अनुमति है। इसका वन्य जीवन कुर्ग के जंगलों और पहाड़ियों से कावेरी नदी अपना पानी प्राप्त करती है। इस पानी में ताज़ा पानी की सबसे बड़ी मछली महासीर पाई जाती है। कौडले, गिलहरियां और लंगूर इस पानी के समीप पाए जाते हैं। पक्षी, मधुमक्खियां और तितलियां यहाँ पर एक अच्छी संगत देती हैं। अपने महावतों द्वारा यहाँ नहलाए जाने का हाथी आनंद लेते हैं। भूवृषभ ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ चढ़ने वाले को कुर्ग का समूचा दृश्य प्रदान करती हैं। रस्से के पुल द्वारा 64 एकड़ में फैले हुए निसर्गधाम टापू तक जाया जा सकता है। भारत के तिब्बती बस्ती से बुद्ध धर्म के भिक्षुक यहाँ बाइलाकुप्पे में रहते हैं। कोई भी उन्हें लाल, गेरुए और पीले पहनावे में देख सकता है। 3. टी फ्रॉम असम। राजवीर और प्रांजल असम की यात्रा पर राजवीर और प्रांजल असम जा रहे थे। चाय बेचने वाले एक व्यक्ति ने कहा, चाय गर्म गर्म चाय। उन्होंने चाय ली और उसकी चुस्की ली। राजवीर ने प्रांजल को बताया कि संसार में रोज 800,000,000 कप से अधिक चाय पी जाती है।
चाय के बागान का दिखना राजवीर ने बाहर सुंदर दृश्य देखा। प्रांजल ने अपनी जासूसी पुस्तक पढ़ना जारी रखा। बाहर हरियाली थी। शीघ्र ही हल्के हरे धान के खेतों ने चाय की झाड़ियों को स्थान दे दिया। जहां तक आंखें जाती थीं, चाय की झाड़ियां फैली हुई थीं। इन इलाकों में छायादार वृक्ष भी थे। दूर एक भद्दी दिखने वाली बिल्डिंग थी। यह चाय बागान था। चाय से संबंधित दंत कथाओं के बारे में वे चाय के देश असम में थे। संसार में असम में सबसे अधिक चाय के बागान हैं। राजवीर ने प्रांजले को बताया कि कोई यथार्थ में नहीं जानता कि चाय किसने खोजी थी। इसके बारे में काफी दंत कथाएं हैं। चीनी दंत कथा, चीन का एक सम्राट पानी पीने से पहले हमेशा उसे उबाला करता था। एक दिन बर्तन के नीचे जलती हुई टहनियों के कुछ पत्ते पानी में गिर गए। इनसे एक स्वादिष्ट सुगंध आ गई। ये चाय के पत्ते थे। भारतीय दंत कथा, बुद्ध के एक भिक्षुक बोधिधर्म ने अपनी पलकें काट ली क्योंकि उसे गहन चिंतन के दौरान नींद आ जाया करती थी। उसकी पलकों से चाय के 10 पौधे उगाए। इन पत्तों को गर्म पानी में डालने से और पीने से नींद से छुटकारा पाया जा सकता था। चाय और चीन, राजवीर ने प्रांजल को बताया कि पहली बार चीन में चाय पी गई थी। यह 2700 ईसा पूर्व था। चाय और चीनी जैसे शब्द चीन देश के हैं। 16वीं शताब्दी में चाय यूरोप में आई। तब इसे दवाई के रूप में अधिक पिया जाता था। गंतव्य स्थान पर पहुंचते हुए वे दोनों मरियानी जंक्शन पहुंच गए। उन्हें धेकियाबाड़ी चाय बागान तक ले जाया गया। सड़क के दोनों तरफ चाय की झाड़ियों के एकड़ों में फैले हुए बागान थे। बांस की टोकरी लिए हुए महिलाएं उनसे नए पत्ते तोड़ रही थीं। चाय के बागान के बारे में राजवीर का ज्ञान, प्रांजल के पिताजी ने वहां उनका स्वागत किया। वे नई पत्तियों के उगने के मौसम में वहां आए थे। यह मई से जुलाई तक होता है। इस समय में उत्तम चाय मिलती है। राजवीर ने यह बात प्रांजल के पिता को बताई। उसने राजवीर को बताया कि वह चाय के बागान के बारे में काफी चीजें जानता है। राजवीर ने उसे बताया कि वो वहां पर उनके बारे में और अधिक जान सकेगा।